जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 8 अगस्त 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। इस पीडीएफ का ओरिजिनल क्रेडिट विजन एस को जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारी न्यूज़ है नमामि गंगे मिशन के ऊपर। तो देखिए नमामि गंगे मिशन क्या है, सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन फोकस है कि भाई पॉल्यूशन को गंगा रिवर से हटा देंगे और जो गंगा रिवर है उसको फिर से हम रिज्यूनेट कर देंगे, फिर से हम अच्छी कर देंगे। ओके, मेन पिलर्स क्या क्या है इसके, क्या क्या हमें करना है। तो सीवेज ट्रीटमेंट करना है, रिवर फ्रंट को डेवलप करना है, जो भी रिवर है उस एरियाज को, रिवर को क्लीन करना है, अफॉरेस्टेशन करना है मतलब जंगल उगाने हैं, बायोडाइवर्सिटी को अच्छा करना है, पब्लिक में अवेयरनेस, अफ्लुएंट मेजर, गंगा ग्राम क्या है, तो गंगा रिवर के आजू बाजू आने वाले सारे विलेजेस हैं उन सबको हमें अच्छा करना है। ठीक है, उसकी क्लीनलीनेस, पॉल्यूशन ना हो, क्लीन हो और ओडीएफ फैसिलिटीज़ हो एसेट्रा, ये सब ठीक है। वो है गंगा ग्राम। ये मिशन हमने कब लॉन्च किया था? 2015 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। फिर उसका दूसरा फेज़ हमने 2021 में शुरू कर दिया। अभी इसके अंदर ही 4 नए प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज हुए हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के एरियाज़ में। इसमें हम क्या करेंगे, तो नए सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी प्लांट बनाएंगे, सीवेज नेटवर्क बनाएंगे और उसका ड्रेनेज को सिस्टम को हम और अच्छा करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट कौन करता है ये नमामि गंगे प्रोग्राम को? तो हमारे बॉडी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये बॉडी है वो। फिर स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करते हैं ये। ओके, किसके अंदर ये रजिस्टर्ड है? नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा बॉडी है ये बॉडी रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, और जिसके अंदर पूरी की पूरी फंडिंग सेंटर से आती है। ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इतने स्टेट को इतना पैसा मिलेगा, सेंटर पैसा देता है। अचीवमेंट क्या क्या है, तो हमने अराउंड 457 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, उसमें से अराउंड 280% हम 280 हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं। 139 डिस्ट्रिक्ट है गंगा कमेटी की, 139 डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज़ बनाई है जिनका यही काम रहता है इसको इम्प्लीमेंट करवाना, जिसको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट IAS। नेशनल फिर क्या है, नेशनल मिशन को क्लीन गंगा सेंक्शन किया है कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब वही ठीक है कि हम पानी को और साफ़ करेंगे। दैट्स इट, इतना ही है नमामि गंगे प्रोग्राम में। बस इतना याद रखिएगा कि ये नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा वो बॉडी है, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है और पूरी की पूरी फंडिंग इसको सेंटर से आती है। दैट्स इट, बाकी कुछ इतना काम का है नहीं, बाकी जनरल बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरी न्यूज़ है PM कुसुम के ऊपर। शायद कल परसों हम इसकी बात कर रहे थे। क्या है ये? इसका पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ओके, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे इसको तो भाई फार्मर को जो एनर्जी नीड है उसको हम और अच्छा करेंगे, उसका ये मेन फोकस है। ठीक है, इसकी देखो डेडलाइन है ख़त्म होने की मिशन की 2026 में, और अभी इस मिशन के अंदर सिर्फ 30% ही काम हुआ है, मतलब सिर्फ 2 साल बचे हैं और हमने काम ही नहीं किया है, मतलब बहुत कम किया है कंपेरेटिवली। इस मिशन के 3 कंपोनेंट, सबसे पहले यही मिशन देख लेते हैं क्या है। 2019 में हमने लॉन्च कर दिया था। मेन इसका फोकस क्या है, तो जो जितने भी फार्म सेक्टर है वहाँ से हम डीडीजलाइजेशन करना है, मतलब डीजल के यूज़ को कम करना है, वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और फार्मर की इनकम को बढ़ाना है, पॉल्यूशन को कम करना है। ओके, ये मेन एम है कि फार्मर फील्ड में हमें ये करना है। और मेन इसका टारगेट क्या है, तो हम 2026 तक अराउंड 35 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ला देंगे इस सेक्टर में। ठीक है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, तो देखो सोलर की बात चल रही है ना हमारी, तो इसको इम्प्लीमेंट भी करता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कंपोनेंट क्या क्या है, ये जो स्कीम है वो 3 कंपोनेंट में है, ABC। ए में हम बोल रहे हैं कि हम स्मॉल सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, मतलब छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट लगाएंगे जिसके साथ जो फार्मर है उसकी जितनी भी फील्ड है वो कनेक्टेड होगी। ये स्मॉल सोलर पावर प्लांट अप टू 2 मेगावाट के होंगे, मतलब 2 मेगावाट तक होंगे, एक का भी हो सकता है, आधे का भी हो सकता है। फिर कंपोनेंट बी में हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट है कि हम 14 लाख सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप लगाएंगे, मतलब जो पंप होता है ना जनरल, जो मोटर चालू होती है वो मोटर सोलार के थ्रू चालू होगी। और फिर तीसरा एम है हम सोलराइज करेंगे 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप को, मतलब जो भी ऑलरेडी पंप इलेक्ट्रोलाइज्ड हैं इन सबको हम सोलराइजेशन में कर देंगे। ठीक है, सोलर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट की क्या भाई बात हुई रही है, तो भाई बी कंपोनेंट में तो अभी भी थोड़ा बहुत काम हुआ है जो हमने ये पढ़ा, और पर ए और सी में इतना काम हुआ ही नहीं है। सोलर जो एग्रीकल्चर पंप है वो क्या करते हैं, तो भाई जो भी हम पानी निकालते हैं वो सोलर के थ्रू निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ही नहीं होगा।
ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? तो भाई चीप इलेक्ट्रिसिटी है। जो भी फार्मर के साथ फार्मर होते हैं उनको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो सस्ती मिलती है। तो अभी ऑलरेडी अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है तो वो क्यों चाहेंगे कि भाई सोलार में शिफ्ट कर दे। और दूसरा क्या है, जो पंप कैपेसिटी है वो भी वेरी करती है। कोई पंप होता है 2 हॉर्स पावर का हो सकता है, छोटा होगा बट फिर भी होता है, फिर 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर। इसमें कोई कोई एरिया होते हैं वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ही पंप मिलते हैं, दूसरे पंप मिलते ही नहीं है। तो इससे भी हमें दिक्कत होती है कि भाई उतने हॉर्स पावर वाले पंप हम सोलार से चलाएंगे तो हमें सोलर सेल भी बड़े बड़े चाहिए होंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल भी दिया है कि हरियाणा सरफेस पंप ऑफ ओनली 5 हॉर्स पावर एंड 7.5 हॉर्स पावर नॉट अवेलेबल। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या बोला है, तो डिसेंट्रलाइज करिए भाई अपनी अप्रोच को, क्योंकि एरिया स्पेसिफिक नीड अलग अलग होती है। अगर आप सेम कॉन्सेप्ट रखोगे तो दिक्कत होगी। फाइनेंशियल लायबिलिटी भाई बता दीजिए कि शुरुआती जो भी कॉस्ट होगी फार्मर की उसमें थोड़ा सा और कंसेशन दिया जाएगा तो फार्मर और बूस्ट अप हो कि हाँ चलो ले लेते हैं। और सेंट्रल का फाइनेंशियल असिस्टेंस और बढ़ाइए। ठीक है, जनरल बात है ये। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। छत्तीसगढ़ अप्रूव प्रपोजल टू नोटिफाई गुरु घसीदास तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके सॉरी टाइगर रिजर्व। देखो ये गुरु घसीदास नेशनल पार्क है और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम बोल रहे हैं कि हम बना देते हैं गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, देखो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती, उदंती सीता नदी और अचानकमर अमरकंटक। अगर ये बन जाता है, अप्रूव टोटल हो जाता है, तो ये बन जाएगा चौथा छत्तीसगढ़ का। टोटल इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है, तो टोटल 55 है। अगर ये बन जाएगा तो 56 हो जाएंगे। ठीक है अभी टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा हमारे पास कहाँ पे है, तो सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन श्रीशैलम, उसके बाद आसाम के मानस में, और अगर ये बनेगा तो ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। ठीक है, चलिए अभी टाइगर रिजर्व सबसे पहले होता क्या है, तो ये टाइगर कंजर्वेशन एरिया होता है। ये नेशनल पार्क में भी हो सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी हो सकता है। इसको कौन नोटिफाई करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करता है विथ अप्रूवल ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ ये देखो अगर हम पूरी प्रोसेस जान लेते हैं कि कैसे टाइगर रिजर्व बनता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जूम कर लेता हूँ एक सेकंड सिर्फ। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमारे एरिया में टाइगर रिजर्व बना दीजिए। ठीक है, सबसे पहला रोल आता है स्टेट का। फिर उसको आइडेंटिफाई करने आती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वो आइडेंटिफाई करती है कि हाँ भाई बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। फिर उधर से जाता है सेंटर के पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये बोल देती थी कि हाँ भाई बना देना चाहिए, रेकमेंड कर देती है कि हाँ बना दो। फिर ये अगेन जाएगा स्टेट के पास और स्टेट नोटिफाई कर देगा कि हाँ भाई ये टाइगर रिजर्व बन चुका है, अब से ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो स्टेट से शुरू, स्टेट से अंत। बीच में कौन मैन किया, तो ये एनटीसी आइडेंटिफाई किया और जो सेंटर है वो रेकमेंड किया कि हाँ ठीक है बना दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है टाइगर रिजर्व कैसे नोटिफाई होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले बताती है। और हाँ, कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972। ठीक है, एडवाइजेस ऑफ एनटीसी है। फिर देखो अगर ये एक बार नोटिफाई हो चुका है तो क्या इसके एरिया को स्टेट गवर्नमेंट बदल सकती है, क्योंकि स्टेट से ही शुरू हुआ था, स्टेट से अंत हुआ है, तो क्या एरिया बदल सकती है? नहीं भाई, एरिया नहीं बदला जा सकता है। अगर आपको बाउंड्री उसकी चेंज करनी है तो सबसे पहले एनटीसी के पास जाओ और अप्रूवल लेके आओ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, सबसे पहले एनटीसी रेकमेंड कर दे कि हाँ भाई एरिया बदल दो, और फिर अप्रूव दे दे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो उसका एरिया अल्टर हो सकता है। सेम नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ भी कहाँ से बनी थी, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। फिर क्या स्टेट गवर्नमेंट इसको डी नोटिफाई कर सकता है कि भाई अभी हमें ये टाइगर रिजर्व नहीं रखना है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगेन ये कौन करेगा, तो एनटीसीए और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। एनटीसीए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, चलिए टाइगर रिजर्व में भी देखो 2 एरिया होते हैं, एक तो बफर और पेरीफेरी स्टेट किया हुआ होगा कि इधर इधर आ जाओ तो दिक्कत नहीं है। दूसरा एरिया होता है क्रिटिकल एरिया या फिर कोर एरिया, कि यहाँ पे आप नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे आ गए तो ज़्यादा दिक्कत होगी। हाँ, फुल ब्लैंकेट बेल्ट किसी में भी नहीं होता है। अभी ये कौन से एक्ट के थ्रू आइडेंटिफाई होता है, तो जो क्रिटिकल टाइगर रिजर्व है, टाइगर हैबिटेट है, वो हमारा होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। दूसरा होता है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। देखिए ये उल्टा सुल्टा है, इसीलिए थोड़ा ध्यान देना। एक सेकंड मैं लिख ही देता हूँ वरना दिक्कत होगी। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की हम बात करें, टाइगर हैबिटेट, तो वो डिक्लेयर होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। और अगर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की हम बात करें,
वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, तो वो डिक्लेयर होता है फॉरेस्ट राइट नहीं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर 1980, ये है 1972। ठीक है, अगर टाइगर की बात आएगी तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और वाइल्ड लाइफ की बात आएगी तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, क्योंकि ये उल्टा सुल्टा हो जाता है तो ध्यान से देना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी है इतना। ओके गुरु घसीदास नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये गुरु घसीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला दोनों से जोड़ के बना है, तो दोनों अलग अलग है। गुरु घसीदास की बात करें तो मेन चीज़ इधर क्या है, तो ये भाई छोटा नागपुर प्लेटूट का पार्ट है। ओके, और इधर से सोन ड्रेनेज रिवर है की बेसिन है। ठीक है, और तमोर पिंगला सेंचुरी की बात करें तो ये दो नामों से बने हुए हैं, एक तमोर पहाड़ और एक पिंगला रिवर, इसलिए तमोर पिंगला। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोनों छत्तीसगढ़ का पार्ट है। फिर बात है डिलिमिटेशन ऑर्डर की। इसमें बस मेन फोकस यही है कि अगर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हो चुकी है तो क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट इसके अंदर कुछ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, दैट्स इट। ठीक है, इसकी हम थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें तो भाई गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि जुडिशरी भाई डिलिमिटेशन में कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि अगर ये बोलेगी तो वो आर्टिकल का वायोलेशन हो जाएगा, आर्टिकल 329। ठीक है, फिर डीएमके वर्सेस तमिलनाडु में आया था कि हाँ भाई ये बात नहीं बोल सकती है, उसका मतलब ये नहीं कि भाई कंप्लीटली जुडिशरी को हम हटा दिया जाए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बोल लेगी। अगेन मेघराज कोठारे में भी यही बोला था कि जुडिशियल इंटरफेरेंस का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट अवॉइड कर दिया जाए, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे बोलना चाहिए। तो ये दोनों जजमेंट है जो प्रो है कि हाँ भाई बोलना चाहिए, और गुजरात हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी वो ये बोली थी कि नहीं भाई नहीं होना चाहिए। ओके, और अभी क्या न्यूज़ में आया है, तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है अपने किशोर चंद्र छांगालाल राठौड़ केस में कि भाई डिलिमिटेशन की कोई भी हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उसको रिव्यू करने के लिए, दैट्स इट। तो रिसेंटली क्या बोला है कि रिव्यू कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले डिलिमिटेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई डिलिमिटेशन मतलब कि स्टेट की जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है लोकसभा की, उसमें चेंजेस ला देना, दैट्स इट। लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, मतलब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हो उसकी बॉर्डर में चेंजेस ला देना और उसमें चेंज करना एज पर आवर पॉपुलेशन। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझ लीजिए, दो एग्जांपल लेते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। और समझ लो कि गुजरात की पॉपुलेशन है 100 और महाराष्ट्र की है 200, और हम चाहते हैं कि हर 10 पीपल के ऊपर, 10 लोगों के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज हो। तो गुजरात की कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बनेगी, 10 बनेगी। महाराष्ट्र की कितनी बनेगी, 20 बनेगी। ओके, अभी समझ लीजिए कि ये जो डेटा था ये डेटा था 2001 का। अभी हम और 10 साल आगे बढ़ गए हैं, हर 10 साल में सेंसस होता है, इसीलिए अभी हो गए हम 2011 में, और पॉपुलेशन में चेंज आ गया है। अभी गुजरात की पॉपुलेशन हो गई है 150 और महाराष्ट्र की हो गई है 210 सिर्फ। अगेन हम क्या चाहते हैं कि हर 10% के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बने, तो गुजरात के अंदर कितनी बनेगी, 15, और महाराष्ट्र के अंदर बनेगी 21। अब समझ गए ना कि पॉपुलेशन के अंदर जितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूंसीज में चेंज करें। पहले हो सकता हो कि गुजरात में सिर्फ 10 बनानी थी तो हमने ऐसे ऐसे बना दियो, अभी गुजरात में 15 बनानी है ना तो फिर से तोड़ना पड़ेगा ना, तो हमें ऐसे तोड़ दिया कि ये लो और ज़्यादा बना दी। तो इस तरीके से बाउंड्री में हम चेंज कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में। ठीक है, चलिए अभी देखो, बाउंड्री में चेंज करने का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बना दी कि इतनी डिस्ट्रिक्ट मतलब इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज। हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कम हो और कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा हो, और हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी कम हो या फिर डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा हो, क्योंकि पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं होता। पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ेगी घटेगी उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज भी बढ़ेगी घटेगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज हमें किसकी देखने को मिलती है, यूपी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, यूपी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिलिमिटेशन आप समझ गए हो, फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूंसीज इन ईच स्टेट एंड लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। और हम किस लिए ये करते हैं कि हर एक स्टेट में एक इक्वल प्रोपोर्शन में सीट्स मिले कॉन्स्टिट्यूंसीज को। ओके, और ये करता कौन है भाई, ये सीट में चेंजेस कौन करेगा कि किसको कितना ज़्यादा कम जाना चाहिए, तो इसके लिए हमने पर्टिकुलर कमीशन बनाया हुआ है,
डिलिमिटेशन कमीशन। और हमारा आर्टिकल 82 बोलता है कि हर बार डिलिमिटेशन होना चाहिए, पर ये कौन करेगा, तो पार्लियामेंट करेगा, मे बाई लॉ। ओके, पार्लियामेंट ही कर पाएगा, ऑफ कोर्स स्टेट लेजिस्लेचर अपना खुद कैसे करेगा। और ये अब तक कब कितनी बार हो चुका है, तो 52 में, 63 में, 73 में, 2002 में। ठीक है, ये यूपीएससी का 24 का क्वेश्चन है कि कितनी बार हो चुका है। देखो ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, बट अभी 50 बार आपने पढ़ लिया होगा तो आपको खुद ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे क्या है, इतना बड़ा न्यूज़ नहीं था फिर भी। फिर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिलीपींस ने अभी अभी नेवल एक्सरसाइज कर दी है, वो भी कहाँ पे, तो साउथ चाइना सी में। देखो साउथ चाइना सी ऑलरेडी बहुत डिस्प्यूटेड है, क्योंकि चाइना क्लेम करता है बहुत बड़ा एरिया, और इसकी वजह से हर एक देश के साथ इसकी टक्कर होती रहती है। देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे चाइना क्या बोलती है, उसका चाइना का एरिया है। अभी इस एरिया से 200 नॉटिकल माइल तक किसी भी कंट्री को मिलता है अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कि इतने एरिया में आप जो चाहे वो कर लीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, माइनिंग कीजिए, ठीक है। अभी चाइना क्लेम करता है कि ये एरिया तो हमारा है ही है, साथ में इधर एक आइलैंड आता है पारासल आइलैंड, ये भी हमारा है, तो इधर से भी 200 नॉटिकल माइल हम लेंगे। फिर ये स्पार्टली आइलैंड है, ये भी हमारा है, तो इधर से भी हम 200 नॉटिकल माइल लेंगे। और फिर ये स्कारबोरो आइलैंड है, तो इधर से ही हम 200 नॉटिकल माइल लेंगे। ऐसे बहुत सारे आइलैंड है, चाइना सब अपने बताता है। तो सोचिए कि इतना एरिया वो अपना बताएगा तो उसका एरिया कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए चाइना बोलता है 9 डैश लाइन, इतना ऐसे ऐसे 9 डैश लाइन है कि ये पूरा का पूरा एरिया मेरा है, इसमें और कोई मत आ जाना। ये क्लेम करता है चाइना, एक्चुअली ऐसा है नहीं, ठीक है। इसकी डिस्प्यूट होती रहती है इसीलिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ। देखिए क्या डिस्प्यूट है, तो एक आइलैंड है पारासल आइलैंड जो मैंने बताया, ये 3 कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है, एक वियतनाम, एक चाइना और एक अपना ताइवान, ये 3 के बीच में डिस्प्यूट है। उसके बाद आता है हमारा स्कारबोरो आइलैंड, ये 3+1 ये डिस्प्यूट है, वियतनाम, चाइना, ताइवान एंड फिलीपींस, सिर्फ +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो ये 4 तो थे ही, अगेन +1 हो गया मलेशिया, स्पार्टली में ये 5 के बीच में डिस्प्यूट है, तो 3, 4, 5, ओके, +1 करते जाइए, दैट्स इट। ये थे स्कारबोरो, ये था स्पार्टली। अभी इतनी सारी डिस्प्यूट है और यूएस ने इन्हीं के साथ कर लिया है नेवल एक्सरसाइज फिलीपींस के साथ मिलकर। इवन रिसेंटली मिले फिलीपींस के साथ मिलकर यूएस ने एक इनिशिएटिव भी बनाया हुआ है, स्क्वाड के अंदर कौन कौन मेंबर है, तो यूएस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड के मेंबर हैं, वैसे ही स्क्वाड के मेंबर, ठीक है। इंडिया नहीं है मेंबर। साउथ चाइना से आपको पता चल गया कहाँ से कहाँ तक का है, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेकर के ऊपर के ताइवान तक ये पहुँचता है, ठीक है। चलिए बस इतना ही काम का न्यूज़ था और कुछ नहीं है। और क्यों ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, तो भाई इवन उनक्लॉज है, वो इसे बताता है कि भाई किसका कितना एरिया जाना चाहिए पानी में, उसको भी चाइना मानता है नहीं। उनक्लोज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, समंदर के कानून। फिर इवन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी बोल दिया था, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है कि इसमें एक दूसरा देश को कोई कंप्लेंट हो तो वो जा सकता है। इन्होंने बोला था कि ये जो डिस्प्यूट है ना फिलीपींस और चाइना की, इसमें एक्चुअली में जो रूलिंग है वो फिलीपींस के फेवर में गई कि भाई फिलीपींस सही है, बट चाइना उसको मना कर दिया कि आपकी बात गलत है, मैं सही हूँ। तो चाइना मानता है नहीं, देखो इंटरनेशनल बॉडीज़ को, इसलिए भी दिक्कत है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और क्यों नहीं मानता है, तो ये भाई इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स है, यहाँ पे माइनिंग अच्छी हो सकती है, बड़े बड़े रिजर्व मिल सकते हैं, इसलिए ये नहीं चाहता है कि हम किसी को माने। जितना ज़्यादा एरिया मिल सके उतना यूज़ करो यार, ठीक है। फिर हमारी न्यूज़ है, महाराष्ट्र ने अप्रूव किया है वेई गंगा एंड नल गंगा रिवर रैंकिंग प्रोजेक्ट। अभी देखो सबसे पहले ये 2 रिवर के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। तो जो वेई गंगा है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, और जो नल गंगा है वो ट्रिब्यूटरी है अपनी तापी की, सब ट्रिब्यूटरी है। सब ट्रिब्यूटरी क्या होती है, सबसे पहले तो समझ लीजिए, ये इधर बता देता हूँ मैं, ये तापी रिवर है, मतलब कोई भी रिवर है, ठीक है। इधर एग्जाम्पल तापी का इसलिए क्योंकि ये तापी की है। तापी की एक ट्रिब्यूटरी है पूर्णा। कोई भी रिवर में कोई दूसरी जगह से पानी ऐड ऑन होता है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी हो जाती है, और कोई रिवर से पानी निकलता होता है ऐसे तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, ठीक है। तो पूर्णा से पानी आता है तापी के अंदर, इन
इंक्लूड होता है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी है, और इस पूर्णा की ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब कि उसके लेफ्ट बाजू से आती है, वो है नलगंगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो नलगंगा जो है वो तापी रिवर की सब ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी मतलब सब ट्रिब्यूटरी। ओके, और जो वही गंगा क्या है, तो मैंने पूरा मैप ही डाला हुआ है। अगेन गोदावरी का शायद हमने कल भी देखा था। देखिए ये है गोदावरी रिवर अपनी, गोदावरी के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगी वे गंगा। देख लीजिए, ये तीनों गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा, और ये तीनों मिल जाती है तो ये बन जाती है प्राणहिता। क्योंकि 3 रिवर है और बड़ी बड़ी रिवर है, तो ऐसा समझ लीजिए कि गोदावरी को ये प्राण देती है, तो इसीलिए प्राणहिता। ठीक है, अभी हम काम बोल रहे हैं कि हम इस वेई गंगा को और तापी की नल गंगा को जोड़ देंगे, और ये नज़दीक नज़दीक पड़ती हैं। ऐसे समझ लीजिए कि ये नल गंगा है और यहाँ पे आती है वेई गंगा, तो हम चाहते हैं कि हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ताकि क्या होता है कि एक रिवर में जहाँ पे ज़्यादा पानी है, सरप्लस है, वहाँ से पानी निकल के जहाँ पे डेफिसिट है वहाँ तक पहुँच जाए। अभी वेई गंगा में बहुत ज़्यादा पानी है, नल गंगा में कम है, तो हम इन दोनों को जोड़ देना चाहते हैं। इन जोड़ने से क्या होगा कि रास्ते में जो भी जगह आ रही है उन सब जगह पे भी पानी पहुँच जाएगा बाय कैनाल। ठीक है, अभी देखो गोदावरी के बारे में बात की है, तो गोदावरी की भी हम देख लेते हैं सब कुछ क्या है। ठीक है, तो देखो ये गोदावरी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर हिल्स से स्टार्ट होती है, त्र्यंबकेश्वर हिल्स, उधर से ये निकलती हुई आंध्र प्रदेश में और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है एंड में। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो राइट बैंक हम देखें तो आती है प्रवर, एक सेकंड में इंक बदल दूँ, राइट में आती है प्रवर, फिर मंजीरा और फिर मनियार, PMM, प्रवर मंजीरा मनियार। और लेफ्ट बैंक में हम जाते हैं तो 4 मेन आप लाइन से समझ लीजिए कि 1 2 3 4। ये पहला बनता है दूधना और पूर्णा, दोनों मिलकर एक बनाते हैं। देखो पूर्णा तापी की भी है ट्रिब्यूटरी और पूर्णा ये भी है, दोनों अलग अलग है, नाम एक जैसा है, दूधना और पूर्णा बनाती है। फिर यहाँ पे पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा, ऐसा समझ लीजिए पेन और वेन के बीच में वर्धा आता है, और ये तीनों मिलकर प्राणहिता बनाते हैं, वो आता है। और फिर 2 हैं अलग ही, इंद्रावती और शबरी, दैट्स इट। ठीक है, आपको बस देखो एग्ज़ाम में कैसे मैप बनाओगे, बस ऐसे ही बना दीजिए। ये गोदावरी है, ये सबरी, ये इंद्रावती, ये प्राणहिता, प्राणहिता 3 से बनती है, 1 2 3, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, और ये प्राणहिता बन गई, ये इंद्रावती, ये सबरी, ये हो गया दूधना और ये हो गया पूर्णा, ये D और P। फिर राइट हैंड में जाना पड़ेगा आपको, तो प्रवर मनियार, प्रवर मंजीरा और मनियार। ठीक है, ये इजीली बनाओगे आप, क्योंकि आप कायदे से बनाने जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। एग्ज़ाम में बस तुरंत ही बना देना है, ठक ठक ठक, ये ऐसे हो गया। चलिए, तो आप समझ गए कामकाज तो क्या है, इन दोनों को जोड़ने वाले हैं ताकि उस बीच के जो भी एरिया है वहाँ पे पानी पहुँच जाए। और वैसे भी जो वो एरिया है महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया है, वहाँ पे काफ़ी कम पानी अवेलेबल है, इसीलिए उस एरिया में ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये भी देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस प्रोजेक्ट से 3.5 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड और 6 डिस्ट्रिक्ट में विदर्भ रीजन के पानी का कामकाज हो जाएगा, इरिगेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे एक्सेस वाटर फ्रॉम गोशीकुंड डैम टू नलगंगा डैम वहाँ पे लेके जाएगा। मैंने बोला ना कि वेई गंगा में ज़्यादा पानी है तो उधर से हम नलगंगा में लेके जाएंगे। ठीक है, इसको कौन भी प्रेजेंट किया है, इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड मैप प्रोजेक्ट, तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि अप्रूवल मिल चुका है इस प्रोजेक्ट को, सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, ये किसका पार्ट है ये प्रोजेक्ट जो है, तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का पार्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये तय किया था कि हम अराउंड 30 लिंक रिवर्स को लिंक कर देंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट हमारा पहला अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था, फिर और भी बहुत सारे हमें करने ही हैं, ये सब नॉर्मल बात है। चलिए, ये जी हाँ, ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और कौन से प्लान के बेस पे, तो उसका प्लान है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, दैट्स इट। चलो समराइज कर लेते हैं, तो देखो नेक्स्ट पहला है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, फिर उसके अंदर हमारा आया नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, और उसके अंदर हमने
ये इन दोनों को लिंक किया है अपनी ये वेनगंगा और नलगंगा को। ठीक है, चलिए टोटल 30 करनी थी, वन ऑफ द ईयर वन यही है। आगे बढ़ते हैं, अभी शॉर्ट न्यूज़ है। सबसे पहली शॉर्ट न्यूज़ है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। किसके साथ हमने की है, बस वही काम का है, तो श्रीलंका के साथ की है। ठीक है, ये यूपीएससी 2024 का PYQ है। सिर्फ आपको देश का नाम भी पता होता तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, बस एक ही चीज़ से। ठीक है, फिर हमने दूसरा न्यूज़ है अपना सांख्य की प्रोजेक्ट पोर्टल। देखो इन शॉर्ट क्या हम करेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लेके आई है मॉस्पी। इसका काम क्या है कि ये मिनिस्ट्री का काम क्या है, तो ये डेटा निकालते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। ठीक है, बस यही, इस डेटा को हम ऑनलाइन कर देंगे, दैट्स इट। इस डेटा के अंदर सर्च ऑप्शन भी होगा कि आपको पर्टिकुलर कुछ चीज़ सर्च करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, और एक मैक्रो इंडिकेटर्स भी होंगे कि आपको ओवरऑल ओवरव्यू बता दे कि भाई क्या चल रहा है, दैट्स इट। ठीक है, कौन लेके आया ई सांख्यिकी पोर्टल, तो मॉस्पी लेके आया है, डेटा के रिलेटेड बातचीत करता है। फिर डेट फॉर डेवलपमेंट स्वैप। अब इसमें क्या है कि समझ लीजिए कि एक कंट्री ए, उसने कंट्री बी को 100 रुपये उधार दिए थे। अभी ये बी कंट्री उसको चुका पा नहीं रही है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो ए क्या बोलता है कि ठीक है भाई, आप प्रोजेक्ट पैसे तो मुझे मत चुकाओ, पर एक कोई ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ जाओ जो कि क्लाइमेट के लिए अच्छा हो, जो कि आपके गोल के अकॉर्डिंग हो। जैसे कि समझ लीजिए कि आप एजुकेशन 10 स्कूल बना दीजिए, या फिर आप जंगल उगा दीजिए। तो ऐसे हम कोई भी गोल बता देंगे कि जो समाज के लिए अच्छा हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट हो, दैट्स इट। अभी बोलो कि भाई ए कंट्री ऐसा क्यों करेगी, भाई अपना पैसा उधार दिया हुआ, वो बोल देगी कि भाई इसके बदले तू स्कूल बना दे, पैसा मत चुकाना, चल कोई बात नहीं। तो इससे भाई जो कंट्री की होती है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उस पर लोग ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, उसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन बढ़ जाती है, और साथ ही साथ ये शो होता है कि ये जो कंट्री है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सीरियसली ले रही है, वो समाज ह्यूमैनिटी को सीरियसली। तो इन शॉर्ट इनका फ़ायदा तो होता है थोड़ा बहुत। ऊपर से ये ऐसा भी दिखा देंगे कि देखो हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरी कंट्रीज़ को भी करने का मौका दे रहे हैं। ओके, अब ये डेट स्वैप है, आप समझ गए। डेट के बदले हमने बोल दिया डेवलपमेंट कर दो, डेट फॉर डेवलपमेंट। ये भी दो कैटेगरी होता है, एक तो बायलैटरल और एक कमर्शियल डेट। बायलैटरल में क्या है कि वही दो कंट्री के बीच में बात हो गई और बोल रही है कि इसके बदले ये कर दे, आपका कर्ज माफ़। दूसरा होता है कमर्शियल। कमर्शियल में हम क्या बोले थे कि कंट्री थी ना, कंट्री का कोई समझ लीजिए बड़ा सा बिजनेसमैन है राजू, हमने बोल दिया कि भाई अभी कंट्री पैसा नहीं चुकाएगी बल्कि राजू देगा, और राजू क्या करेगा, पैसा नहीं देगा, उसके बदले बिजनेस कुछ खोल देगा, चलेगा। ठीक है, तो वो जो डेट है वो प्राइवेट ले लेता है अपने पास, और उसके अकॉर्डिंग जो भी काम होता है वो कर देते हैं। ठीक है ओके, तो बायलैटरल कमर्शियल दोनों हो सकता है, सांख्यिकी में हमने देख लिया। फिर है डेक्थल। डेक्थल क्या है, तो भाई वीड किलिंग एक पेस्टिसाइड था, दवाई थी, जिसको आप छिड़कोगे तो जो भी आपकी फार्म फील्ड है वहाँ से वीड खत्म हो जाएगी। ओके, इसका बड़ा नाम भी है डाइमिथाइल टेट्राक्लोरो टेट्रापिथालेट, बट वो काम का नहीं, सिर्फ आप डेक्थल याद रखो। अभी इसका न्यूज़ में क्यों आया, तो भाई डेक्थल से ऐसा बोल रहा है कि अगर वो फीटस के अंदर चला जाता है, फीटस मतलब जो भी वुमन के अंदर जो उनके वॉम में बच्चा होता है वो फीटस है। ठीक है, अब इस फीटस को अगर इसके अंदर कोई कनेक्ट हो जाता है ये डेक्थल, तो उनका लो बर्थ वेट हो सकता है कि अगर उनका वेट कम हो जाएगा ड्यूरिंग बर्थ, फिर उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट होगा वो कम हो जाएगा, उनका IQ कम हो जाएगा, तो ऐसा सब हो सकता है। ठीक है, तो ये डेक्थल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसीलिए US की जो एनवायरमेंटल एजेंसी है उन्होंने इसको बैन कर दिया है कि भाई इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। US ने बंद किया है, इंडिया ने नहीं, ध्यान देना। कवच, इवन इंडिया यूज़ भी करता होगा तो वो तो पता नहीं। कवच, कवच क्या है, तो भाई ट्रेन के आगे टेक्नोलॉजी लगी होती है RFID नेटवर्क्स। RFID क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क। ये क्या करता है कि आपके आगे कुछ भी आने वाला है, समझ लीजिए डिवाइस है RFID लगा हुआ, कवच सिस्टम लगी हुई, तो ये दूर दूर तक अपने सिग्नल्स छोड़ता रहता है। अपनी ये पटरी है ट्रेन की, और इधर कुछ खड़ा है, समझ लीजिए गाय खड़ी हुई है, तो ये दूर से ही आइडेंटिफाई कर लेगा और ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा, ऑटो पायलट की तरह। ठीक है, तो ये कवच है। हमने रिसेंटली क्या बोला है कि हम नई 10,000 ट्रेन में कवच 4.0 लगा देंगे, न्यूली है। कवच इतना अच्छा क्यों है, तो हम बोलते हैं कि भाई इसमें गलती होने के चांस है 10,000 साल में एक,
मतलब ये कायदे से गलती कर ही नहीं सकता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये लेवल 4 की सेफ्टी इंटीग्रिटी के साथ आता है, मतलब और हमने अच्छा कर दिया है। इसको किसने बनाया? तो रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, RDSO। ओके, क्या ये करता है? तो भाई सेम नॉर्मल बातें हैं कि भाई ब्रेक लगा देगा टाइम कैम कर, अगर कोई डेंजर आता है तो उसका सिग्नल्स दे देगा। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट सब देखता है, नॉर्मल बातें हैं। फिर है हमारा हाइपर वायरुलेट सीबेला न्यूमोनिया। देखो न्यूमोनिया से ही पता चलता है कि ये न्यूमोनिया का पार्ट है, ठीक है, सेम न्यूमोनिया जैसा ही है। तो ये एक ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है जो कि रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। ओके, ये कहाँ पे मिलता है हमें? तो सॉइल और वाटर में मिलता है, और साथ ही साथ जो अपर थ्रॉट और गैस्ट्रोइनोमियल ट्रैक्ट्स होते हैं एनिमल्स के, वहाँ पे और ह्यूमंस के, वहाँ पे भी हमें मिल सकता है। इससे क्या होता है? तो डेफिनेटली न्यूमोनिया होता है, फिर यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो सकते हैं, नर्व सिस्टम में इन्फेक्शन हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। काम का न्यूज़ क्या है? बस इतना ही है कि एक बैक्टीरिया है, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जिससे ये बीमारी फैल रही है। ठीक है, अब ये सुपर बग है, ठीक है, और ड्रग रेजिस्टेंट है। इसको ड्रग रेजिस्टेंट और सुपर बग क्या बोलते हैं? कि ऐसा कोई बैक्टीरिया है, समझ लीजिए बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो। अभी क्या होता है यूजुअली कि समझ लीजिए मेरी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया है, अभी इसकी वजह से मैं हो गया हूँ इन्फेक्ट, बीमार हो गया हूँ मैं। तो मुझे डॉक्टर देते हैं दवाई, मेडिसिन देते हैं। अभी ये मेडिसिन को मुझे बोला गया है कि आप 5 दिन के लिए ले लेना, ठीक है। अभी 5 दिन बोला था, पर मैं 2 दिन में ठीक हो गया, तो मैंने पिछले के 3 दिन लिए ही नहीं। बट इस दौरान ये जो बैक्टीरिया है उसको हमने पूरा का पूरा ख़त्म नहीं किया, ठीक है, क्योंकि 5 दिन लेना था तभी वो पूरा का पूरा ख़त्म होता, पर मैंने 2 दिन ही ली तो वो पूरा ख़त्म हुआ नहीं। तो और ऐसा लगातार अगर चलता रहेगा कि फिर 2-4 महीने बाद भी हुआ, फिर 1-2 साल बाद भी हुआ, तो ये बैक्टीरिया है ना, वो इस दवाई से एडेप्ट हो जाएगा। ठीक है, कि कोई भी दवाई होती है ना, वैसे भी हर एक बॉडी इम्प्रूव होती रहती है, वेदर इट इज़ बैक्टीरिया, तो वो इम्प्रूव होती रहती है। और उस पर एक ही टाइप का आप हमला करते रहोगे तो उसे पता चल जाएगा कि ये दवाई मुझ पर इस तरीके से हमला करती है, तो वो उससे अडेप्ट हो जाएगा, फिर उसको उस दवाई का असर होगा ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि जो ड्रग देते हैं ये ड्रग को रेजिस्ट कर देती है, कि आप अभी दवाई दोगे ना तो वो दवाई असर ही नहीं करेगी। तो यह है ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वायरसेस, वो धीरे धीरे इवॉल्व होते रहेंगे और उसी के चलते उसको सेम दवाई का असर नहीं होगा। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया कि 5 दिन लेके 2 दिन फिर मैंने बंद कर दिया, इससे मुझे क्या होगा कि यही ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि फिर मेरी बॉडी में अगर मैं वो दवाई डालता हूँ तो उसका असर होगा ही नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि कई बार कोई बुजुर्ग हो जाता है, हम बोलते हैं कि यार कोई भी दवाई दे रहे हैं पर असर कर ही नहीं रही है दवाई, तो क्योंकि AMR हो जाता है कि इतने सालों से आप वो दवाई ले रहे थे, अब वो दवाई आपको असर नहीं कर पा रही है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरसेस ने उनके सामने रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है। ठीक है, ये इसीलिए सुपर बग है कि इनको नॉर्मल दवाई को तो असर भी नहीं होती है। ठीक है, फिर है ब्यूटामिन, बायोब्यूटामिन। ये क्या है भाई? तो जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को हम डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो उधर से ही निकलता है एक ब्लैक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं ब्यूटामिन। दैट्स इट, वो हम कर रहे थे क्रूड ऑयल में, तब हमें ब्यूटामिन मिला। अभी समझ लीजिए हम बायो ऑयल में करते हैं ऐसा, बायो कैर में करते हैं, फिर जो ब्लैक सब्सटेंस निकलेगा उसको हम बोलेंगे बायो ब्यूटामिन। ठीक है, दोनों में चीज़ सेम ही है, बट ये बायो की चीज़ थी तो इसीलिए बायो ब्यूटामिन। अभी आप बोलोगे डिस्टिलेशन क्या होता है क्रूड का? देखिए, क्रूड ऑयल मिलता है, फिर इसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, बहुत कुछ बनता है। ठीक है, ये कैसे बनता है, कभी आपने सोचा है? तो देखो, क्रूड ऑयल है, इसको हम अराउंड 50 से 200 डिग्री के आसपास, 200 सेल्सियस के आसपास अगर गर्म करते हैं क्रूड ऑयल को, तो फिर गैसोलीन निकल जाएगा। गैसोलीन मतलब वही पेट्रोल, ठीक है। फिर हम और गर्म करते जाते हैं, 250 तक लेके जाते हैं, तो फिर हमें मिलेगा नेप्था, ये भी हमारे काम का होता है। फिर और गर्म करते हैं 300 तक, फिर हमें केरोसिन मिल जाता है। फिर और गर्म करते हैं तो हमें मिल जाता है डीजल, 400 तक हम जाएंगे तो डीजल मिल जाएगा। इन शॉर्ट, क्रूड ऑयल को जितना आप गर्म करते जाओगे उतना अलग अलग सब्सटेंसेस आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, और यही डिस्टिलेशन करते वक्त आपको मिलता है ब्लैक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं ब्यूटामिन। दैट्स इट। अभी देखो, इस ब्यूटामिन को आप ब्यूटामिन कॉल के साथ मत जोड़ लेना, वो ब्यूटामिनस कॉल होता है, वो अलग होता है, ब्यूटामिनस सब ब्यूटामिनस। ये तो सिर्फ एक ब्लैक सब्सटेंस है
जो कि डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड के दौरान निकलता है। डिस्टिलेशन मतलब क्रूड को गर्म करते वक्त जो जो अलग अलग निकल रहा है वो सब की हम बात कर रहे हैं, वही होता है डिस्टिलेशन का प्रोसेस, इन शॉर्ट गर्म करने का। फिर न्यूज़ है लेक तुर्काना। देखो मैं इसका आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, मेरे नोट्स में ये पड़ा हुआ है, एक ही सेकंड सिर्फ, ये रहा, देखो ये रहा लेक तुर्काना। देखो आपको दिख रहा होगा, अगेन मैं रुको मैं इसको लेके ले लेता हूँ। तो देखो ये है अपना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट समझ लीजिए ऐसा है, तो हम इस बाजू पे भी फोकस कर रहे हैं, इस वाले एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आता है इथोपिया और नीचे आता है केन्या, और जो ये आपको दिख रहा है छोटा सा हिस्सा, ये है सोमालिया, ठीक है। अभी सोमालिया, केन्या, इथोपिया ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी पड़ती है जो कि इथोपिया और केन्या के दोनों के बॉर्डर के बीच में है, ये है लेक तुर्काना। दैट्स इट। ये अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट लेक है। अब सिर्फ इस मैप को ही देख के बता दीजिए फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी होगी, लेक विक्टोरिया, ठीक है, दिख रही ना, सबसे बड़ी है। अभी हमें लेक तुर्काना की बात करनी है तो वही करेंगे। ये 4th लार्जेस्ट लेक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, और केन्या और इथोपिया के बीच में है। दैट्स इट। ये आपने मैप देख लिया, इतना काफ़ी है। अभी न्यूज़ से पढ़ते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 4th लार्जेस्ट है, और दूसरा क्या है, वो लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट भी है यहाँ पे, और अल्कलाइन लेक है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट। अल्कलाइन मतलब क्या है कि भाई इसकी जो पीएच वैल्यू है वो ज़्यादा बेसिक है, मतलब जो अपना पीएच होता है ना कि इधर बेसिक इधर एसिडिक इधर बेसिक, ये बीच में 7.5 से कोई अगर ज़्यादा है तो वो हो जाएगा अल्कलाइन, और 7.5 से अगर कम है तो वो हो जाएगा एसिडिक। अगर ये, और जो ये लेक है वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक है, लार्जेस्ट, हाँ, सबसे ज़्यादा अल्कलाइन नहीं बोला है, सबसे लार्जेस्ट बोला है। ओके, इसमें जो भी पानी आता है वो कहाँ से आता है, इनफ्लो कम्स फ्रॉम ओमो रिवर। यहाँ पे लेक तुर्काना नेशनल पार्क भी है, और इस साइट को, लेक तुर्काना को, हेरिटेज लिस्ट में भी डाला गया है। दैट्स इट, इतना ही काम का था। फिर है टेंटलम। अब ये क्या है, तो हमारे पास बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और क्रिटिकल अर्थ मिनरल है, स्ट्रेटेजिक अर्थ मिनरल है। इन शॉर्ट ये क्या होते हैं, अलग अलग मिनरल्स को उसकी नीड के अकॉर्डिंग इसको सेट किया जाता है। जैसे क्रिटिकल अर्थ मिनरल बोला है, तो क्रिटिकल क्या होता है कि ऐसे ये एलिमेंट है जो कि हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए क्रिटिकल है, ये एक से बहुत सारे काम हो रहे हैं तो वो क्रिटिकल मिनरल। सेम गोज विद स्ट्रेटेजिक मिनरल। स्ट्रेटेजिक मतलब जो हमारे जियोपॉलिटिक्स में भी हमें इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारी डिफेंस इक्विपमेंट, एसेट्रा, सर इन शॉर्ट स्ट्रेटेजिक है। तो जो टेंटल हमें उसको हमने नोटिफाई कर दिया है अभी MMDR एक्ट 1957 के अंदर एज ए क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। दैट्स इट। टेंटलिम के बारे में बात लिख देते हैं, तो ये ग्रे कलर का दिखता है, हैवी होता है, हार्ड होता है और कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, इसके कोरोजन ले सकता है। ये जब प्योर होता है तो ये डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब स्ट्रेच और पुल करके आप इसको कितना शेप बदल सकते हो, कितना वायर जैसा बना सकते हो, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सट्रीमली हाई है। क्या काम आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काम आएगा, केमिकल प्लांट में काम आएगा, न्यूक्लियर पावर में काम आएगा, एरोप्लेन, मिसाइल, इसीलिए तो हमने इसको स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल बोला है। ठीक है, दैट्स इट, इतनी ही न्यूज़ थी। और मैंने जून मंथ का विजन आइज का मैगजीन अपलोड किया है, 2 पार्ट, आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आगे भी हम अपलोड कर देंगे। और सून मैं कोशिश करूँगा कि हम इकोनॉमिक्स लेके आएँ, साथ ही साथ कल्चर भी लेके आएँ। हर रोज़ एक एक वीडियो डालेंगे दोनों की। जैसे ये मंथली ख़त्म हो जाएगा मैगजीन और हम ये दोनों शुरू कर देंगे। ओके, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले इन शॉर्ट दैट आई एम डूइंग अ गुड वर्क। बाकी आप मुझे मना भी कीजिएगा कि नहीं पसंद आ रहा है या फिर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो भी कमेंट में बता दीजिएगा दैट आई एम नॉट डूइंग अ गुड, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।